अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इधर ही अटैच कर लो फाइल। अपना रोल कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने भी हफ्सा, रियाज, अफीफ़ा, मुमताज़, ज़ैनब, इलियास। अच्छा, ज़ैनब ने तो अपना बता दिया रोल नंबर। बाकी स्टूडेंट्स भी साथ साथ रोल नंबर लिखते रहें। ये फेसबुक पेज पे वो काइंडली डाउनलोड कर लें। स्टूडेंट्स स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियर फार्मेसी। जो मैंने कल आपको लेक्चर दिया, विज़िट कर रहा हूँ उसकी स्लाइड्स को और उसके कंटेंट्स को। तो वो मैं आपको लास्ट में जो है ना वो चैप्टर पढ़ा दूँगा। कुछ उसमें वीडियोस जो है ना वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा। कल जो जूम पे मैंने पढ़ा था लेक्चर, वो रिकॉर्ड भी नहीं हो सका, और दूसरा वो वीडियोस जो है ना वो इतनी सही चल नहीं रही थी। तो मैं आपको जो है ना व्हाट्सएप पे वो स्लाइड्स का नंबर लिखकर, ताकि आप लोग वहाँ से वो खुद जो है ना वीडियोस देख लें। अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करते हैं जी न्यूक्लियर फार्मेसी। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर फार्मेसी department is a department which provides services, deals in safe and effective use of radiopharmaceuticals for diagnosis, treatment and palliation. न्यूक्लियर फार्मेसी को रेडियो फार्मेसी भी कहते हैं, ठीक है। और जो यहाँ जो फार्मासिस्ट न्यूक्लियर फार्मेसी यूनिट में होता है उसको न्यूक्लियर फार्मासिस्ट या रेडियो फार्मासिस्ट कहते हैं। अब रेडियो फार्मेसी जो है वो उसका क्या प्रोटोकॉल है, या वो कौन सी सर्विसेज जो है ना वो प्रोवाइड करती हैं। अभी हमने ये 3 सर्विसेज पढ़ी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड पैलिएशन। ये मैं आपको फर्स्ट स्लाइड जो है ना, अगर आप लोगों ने ओपन कर ली है तो
ओके, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड पैलिएशन, ये न्यूक्लियर फार्मेसी की सर्विसेज नहीं है। डायग्नोसिस में न्यूक्लियर फार्मासिस्ट इन्वॉल्व नहीं है, ना ट्रीटमेंट में और ना ही पैलिएशन में है। एक्चुअली वो हॉस्पिटल्स जहाँ पर न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर ये डायग्नोस्टिक टेक्निक्स जो है ना वो इंस्टॉल की होती हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, ट्रीटमेंट हो रहा होता है और पैलिएटिव केयर जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है। तो न्यूक्लियर फार्मेसी का एक्चुअली रोल क्या है? टू प्रोक्योर radionuclides या रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, टू स्टोर एंड टू डिस्पेंस दिस रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। तो ये रोल है रेडियो फार्मेसी डिपार्टमेंट का। लेकिन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और पैलिएशन में रेडियो फार्मेसी डिपार्टमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता। तो रेडियो फार्मेसी की सर्विसेज क्या हुई? टू रिसीव, टू प्रिपेयर एंड टू परफॉर्म क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट, डू R&D स्टडीज़, ठीक है, स्टोरेज, डिस्पेंसिंग एंड वेस्ट डिस्पोजल ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ईच एडमिनिस्ट्रेड ईच डिस्पेंस्ड एंड एडमिनिस्ट्रेड डोज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। तो ये रेडियो फार्मेसी डिपार्टमेंट की सर्विसेज हैं। हम रेडियो फार्मेसी यूनिट को हॉट लेबॉर्ट्री भी कहते हैं। हॉट लेबॉर्ट्री हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रेडियो न्यूक्लाइड्स जो है ना ये रेडिएशंस एमिट करते हैं, तो इसलिए हम इसे हॉट लेबॉर्ट्री भी कहते हैं। सेकंड स्लाइड में स्टूडेंट्स इन्होंने रेडियो फार्मास्यूटिकल जो है ना उसको डिस्क्राइब किया है कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में एक्चुअली दो पार्ट्स हैं। एक रेडियो एक्टिव पार्ट है जिसे हम रेडियो न्यूक्लाइड कहते हैं और एक फार्मास्यूटिकल पार्ट है जो मेडिसिनल कंपोनेंट होता है। अब आपके ख्याल में अगर एक कैंसर पेशेंट है, ठीक है, तो उस कैंसर पेशेंट को अगर ट्रीट किया जा रहा है रेडियो फार्मास्यूटिकल से, तो उसमें उसमें एक्टिव एजेंट कौन सा होगा, मेडिसिनल कंपोनेंट कौन सा होगा? वो फार्मास्यूटिकल पार्ट जो है वो मेडिसिनल कंपोनेंट होगा या वो थेरेप्यूटिक एक्टिविटी देगा, या रेडियो न्यूक्लाइड पार्ट या रेडियो एक्टिव पार्ट थेरेप्यूटिक एक्टिविटी देगा? हम वैसे जनरली कंसिडर करते हैं कि अगर कैंसर है तो उसमें से स्प्लाटिन जो है ना वो मेडिसिन है, वो ड्रग यूज़ होती है या डॉक्सोरोबिसिन यूज़ होती है। अब ये मेडिसिनल एजेंट है जो कि फार्मास्यूटिकल पार्ट में, और उसके साथ एक रेडियो एक्टिव मटीरियल, रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी उसके साथ अटैच हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो ट्रीटमेंट हो रहा है वो रेडियो न्यूक्लाइड से हो रहा है। वो जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल से वो एक्चुअली ट्रीट कर रही हैं, वो किल कर रही हैं कैंसर सेल्स को। तो इसमें जो फार्मास्यूटिकल पार्ट है वो एक्चुअली कैरियर है, वो कैरी करता है रेडियो फार्मास्यूटिकल को एट द साइट ऑफ एक्शन। जैसे सिस्प्लाटिन जो है वो इतनी कम अमाउंट में होती है इसमें कि उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं आ सकता, या नॉन फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आप उससे नहीं ले सकते, इतनी लेस अमाउंट में वो इस रेडियो फार्मास्यूटिकल में जो है ना वो ऐड हुई होती है। तो अब इस सिस्प्लाटिन का रोल क्या है? तो इस सिस्प्लाटिन को यूज़ करते हैं एज अ कैरियर मॉलिक्यूल या रेडियो एक्टिव ट्रेसर। इसमें जो वर्ड यूज़ किया गया वो ट्रेसर का यूज़ किया गया कि ये ट्रेस करता है कि आपके पास कैंसर सेल्स जो है ना वो कहाँ पर हैं। तो ये रेडियो एक्टिव मटेरियल को कैंसर सेल्स में लेके जाता है और कैंसर सेल्स इन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को फैगोसाइटोस कर लेते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं, और ये पूरा कंपोनेंट विच कंटेन्स रेडियो एक्टिव मटेरियल अटैच्ड विद मेडिसिनल एजेंट ये सेल्स के अंदर चला जाता है, और वहाँ पर फिर रेडियो एक्टिविटी जो है ना रेडियो एक्टिव मटेरियल डिके होता है, रेडिएशंस एमिट करता है और उससे कैंसर सेल्स जो है ना वो किल हो जाते हैं। अब रेडियो फार्मास्यूटिकल में तीन कंपोनेंट्स हैं। एक रेडियो न्यूक्लाइड है, ठीक है जी, विच इज़ अटैच्ड विद द मेडिसिन सिस्प्लाटिन, और सिस्प्लाटिन जो है ना उसके साथ एक लाइगेंड अटैच होता है। एक्चुअली ये एक्टिव टारगेटिंग है, ये लाइगेंड डायरेक्टली रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ अटैच नहीं हो सकता, इसलिए हमें ब्रिज के तौर पे सिस्प्लाटिन या कोई भी एंटी कैंसर ड्रग जो है ना वो हमें यूज़ करना होता है, क्योंकि एंटी कैंसर ड्रग्स जो हैं या कोई भी ड्रग्स, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स जो है ना वो एनालॉग्स होते हैं लाइगेंड्स के, मतलब उनका स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है। तो लॉक एंड की फिनोमिना जो है ना वो इसमें हम यूज़ करते हैं। तो लाइगेंड अटैच हुआ, वो लाइगेंड जिसने कैंसर सेल्स के रिसेप्टर्स पे अटैच होना है, वो लाइगेंड अटैच होगा, सबसे पहले बाइंड करेगा सिस्प्लाटिन के साथ, और सिस्प्लाटिन जो है ना वो उसने बाइंड किया हुआ है रेडियो एक्टिव मटेरियल के साथ।
तो ये जहाँ पर जो मेडिसिनल एजेंट है या फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट है वो एज अ ट्रेसर जो है ना वो यूज़ होता है। नेक्स्ट है जी, हम ये देख लेते हैं कि जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं, थर्ड स्लाइड है। अब हम ये देखते हैं कि रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि इसको डिस्क्रिमिनेट करती हैं फ्रॉम अदर डोजेज फॉर्म्स। सबसे पहले तो प्रेजेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। कोई भी और डोजेज फॉर्म जो है उसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल्स या आइसोटोप्स नहीं होते, तो इस डोजेज फॉर्म में रेडियो एक्टिव मटीरियल होते हैं, तो जो रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, रेडियो एक्टिव रेडिएशंस जो है ना वो अमिट करते हैं। सेकेंड है जी स्कार्सिटी ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ये वाहिद डोजेज फॉर्म है जिसमें जो मेडिसिनल एजेंट है उसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, वो थेराप्यूटिक पर्पस के लिए ऐड ही नहीं की होती, ठीक है। थर्ड वन, इसकी हाफ लाइफ शॉर्ट होती है, इसमें कोई एक्सपायरी डेट या इसकी शेल्फ लाइफ जो है ना वो जो बाकी डोजेज फॉर्म्स हैं उससे बहुत कम होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है ना वो डिके होता रहता है। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मोस्टली जो है ना इसको ये स्टीराइल प्रेपरेशंस होती हैं, आईवी एडमिनिस्ट्रेशन इसकी होती है। इसके अलावा इसको इन्हेलेशन या ओरल रूट से भी यूज़ किया जाता है, लेकिन बहुत कम। इसके अलावा इसकी जो डोज कैलकुलेशन है वो मिलीग्राम्स या वॉल्यूम यूनिट्स में नहीं होती, ठीक है। इसके लिए जो है ना वो डोज कैलिब्रेटर जो है ना वो यूज़ किया जाता है। ये एक इक्विपमेंट है जिसे हम आयोनाइजेशन चैम्बर भी कहते हैं। वो डोज कैलिब्रेटर एक्चुअली जो इनकी इसमें से जो रेडिएशंस अमिट होती है ना उसको कैलकुलेट करता है, और उससे ये आइडिया हमें मिलता है कि हमारा जो मॉलिक्यूल है, जो हमारा रेडियो आइसोटोप है, अब उसमें कितनी एनर्जी जो है ना वो रह गई है, ठीक है। तो हम इस तरह इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें आयनाइजेशन चैम्बर में एक गैस, इट्स अ गैस फिल्ड चैम्बर, जो एयर भी हो सकती है या हेलोजन इसमें या हीलियम एयर या आर्गॉन गैस जो है ना वो यूज़ की जाती है। अब इसमें जो है एक वोल्टेज क्रिएट की जाती है, और जब रेडियो एक्टिविटी स्टार्ट होती है सेंटर में हमारे पास एक वेल्ट होता है, लेड का कंटेनर होता है जिसमें हम ये डोज जो है ना वो रख लेते हैं, मतलब रेडियो एक्टिव मटीरियल उसमें रखते हैं। अब रेडियो एक्टिव मटीरियल विद द पैसेज ऑफ टाइम डिके करता है, रेडिएशन अमिट करता है। वो रेडिएशंस क्योंकि आयोनाइजेशन उनमें पावर होती है, आयोनाइजेशन पावर, वो गैस को आयोनाइज करती हैं। जो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं, इसी तरह प्रोटॉन रिलीज़ होते हैं, तो वो अपने अपने एंड्स पे चले जाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड पे जाएंगे और जो प्रोटॉन्स हैं वो कैथोड पे जाएंगे, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो जनरेट हो जाती है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एक वोल्टेज मीटर लगाया होता है जिससे हमें पता लग जाता है कि अब ये रेडियो आइसोटोप जो है ना इसमें इतनी एक्टिविटी जो है ना वो रह गई है, तो वो रेडिएशन से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये किसी और डोजेज फॉर्म में नहीं होता। अच्छा स्टूडेंट्स, इसके बाद इसकी हाफ लाइफ जो है वो डिटरमिन करती है इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को। और प्रैक्टिस रेगुलेशन ये है कि ये हर फार्मेसी पे आपको न्यूक्लियर फार्मेसी यूनिट जो है ना वो नहीं मिलेगा। ये सिर्फ उन्हीं फार्मेसीज़ पे होता है जो कि उन हॉस्पिटल्स में हो जो न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट को रन कर रहे हैं, कि जहाँ पर आपके पास रेडियो एक्टिव रेडियो न्यूक्लाइड से डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट या पैलिएटिव केयर जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो फोर्थ स्लाइड है, अब ये आपके पास न्यूक्लियर फार्मेसी का चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है। ये बुक की जो है ना वो स्टूडेंट्स, अब ये जो मैंने अभी आपको चीज़ें बताई हैं ये सारी इस पहले पेज पे हैं। मैं आपको ये पहला, अगर आप पहला ग्राफ देखते हैं तो उसमें उसने सिग्निफिकेंस बताई है कि हम रेडियो फार्मेसी को या रेडियो न्यूक्लाइड्स को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम इसको यूज़ करते हैं डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में और पैलिएटिव केयर में। फिर रेडियो फार्मेसी का क्या रोल है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की स्टोरेज में, ठीक है, इसकी प्रोक्योरमेंट से एडमिनिस्ट्रेशन तक, क्योंकि कुछ इसका रोल जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का है जो कि हॉस्पिटल के एंड पे, और कुछ
जो है ना वो इसकी स्टोरेज और इसकी डिस्पेंसिंग जो है ना प्रेपरेशन वो रेडियो फार्मेसी के अंडर आती है। अच्छा जी, जो लास्ट पैराग्राफ है इस पेज पे, इस स्लाइड पे, उसमें उसने रेडियो फार्मास्यूटिकल के कंपोनेंट्स बताए हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं कि इसमें एक रेडियो एक्टिव कंपोनेंट होता है और एक फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट होता है। इसमें जो फार्माकोलॉजिकली या थेराप्यूटिकली जो एक्टिव होता है वो हमारे पास रेडियो आइसोटोप होता है, रेडियो न्यूक्लाइड होता है, और जो फार्मास्यूटिकल कंपोनेंट है वो जस्ट अ ट्रेसर मॉलिक्यूल जो है ना वो यूज़ होता है इस डोजेज फॉर्म में। नेक्स्ट स्लाइड हम देखें तो इसमें रेडियो फार्मेसी को हॉट लेबॉर्ट्री, मैंने आपको बताया कि इसमें जब रेडियो फार्मेसी यूनिट में जब इसको प्रिपेयर किया जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि इसको इसकी प्रिपरेशन जो है ना वो कैसे होती हैं। आमतौर पे तो ये रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म में ही जो है ना वो सप्लाई किए जाते हैं, लेकिन कभी कभी आप इसको प्रिपेयर भी करते हैं। जहाँ पर इसकी कंजम्पशन ज़्यादा है वहाँ पर इसको प्रिपेयर किया जाता है, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा इकोनॉमिकल है। ओके, इसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की यूटिलाइजेशन कैंसर में है, ठीक है, कैंसर, इसके अलावा कार्डिक डिजीज़ में और इमेजिंग डायग्नोस्टिक जो है ना वो हम फिजियोलॉजिकल और पैथोफिजियोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं हमारे ऑर्गन्स की या बॉडी की, वो इससे हम एनालाइज कर सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ है उसमें वो रोना डाला हुआ है कि हॉस्पिटल फार्मासिस्ट जो है ना वो नहीं होते जहाँ पर ये न्यूक्लियर फार्मेसी डिपार्टमेंट होता है, तो ठीक है। लेकिन अब अगर हम शौकत खानम देखें, इनमोल देखें, और इसके अलावा जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंडर जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर फार्मासिस्ट जो है ना वो डिप्लॉय किए जाते हैं। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ऑर्गेनाइजेशन भी ज़रा कंफ्यूजिंग है और कंप्लेनिंग है। ये किस तरह के, मैंने आपको बताया कि मेडिसिन के मतलब मेडिसिन की यूटिलाइजेशन के दो पार्ट्स होते हैं। एक वो डिपार्टमेंट होता है जो कि मेडिसिन को प्रोक्योर करता है, उसको स्टोर करता है, उसको डिस्पेंस करता है, जिसे हम फार्मेसी कहते हैं। डिस्पेंसिंग के बाद नेक्स्ट उसका स्टेप आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फिजिशियन और नर्स के अंडर होती है, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब यहाँ पर जंग ये है कि ये जो न्यूक्लियर फार्मेसी यूनिट है ये हॉस्पिटल के अंडर आए या फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंडर हो, और हॉस्पिटल में जो न्यूक्लियर मेडिसिन का डिपार्टमेंट है उसके अंडर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना वो अगर न्यूक्लियर फार्मेसी यूनिट अगर न्यूक्लियर फार्मेसी या फार्मेसी के अंडर है, जो कि हॉस्पिटल की फार्मेसी है, उसके अंडर अगर न्यूक्लियर फार्मेसी यूनिट है तो उसका डायरेक्टर, उसको हेड करेगा डायरेक्टर फार्मेसी। और अगर ये न्यूक्लियर फार्मेसी यूनिट न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंडर है तो उसको हेड करेगा फिजिशियन, जो कि न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट का है। तो बस यही इन्होंने इसके अंदर लिखा हुआ है। और जो न्यूक्लियर फार्मेसी यूनिट है वो आमतौर पे न्यूक्लियर फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंडर ही वो उसी फैसिलिटी में होता है। लेकिन अगर ये यूनिट जो है ना वो थोड़ा सा मतलब उसमें वर्क उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं फार्मेसी की, फार्मेसी डिपार्टमेंट में इतनी स्पेस नहीं है, तो फिर न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है ना वो उसको स्पेस दे देता है ताकि इक्विपमेंट जो है ना वो इजीली इंस्टॉल कर सकें और वर्क बनाया जा सके। अच्छा स्टूडेंट्स, डिस्क्रिमिनेटरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स ये भी हम पढ़ चुके हैं। अभी मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी कि इसमें रेडियो एक्टिविटी होती है, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं विद अदर डोजेज फॉर्म्स। फिर है जी स्कार्सिटी ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स। इसमें जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं वो मेडिसिनल कंपोनेंट, मतलब ड्रग नहीं दे रही, इसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल जो है ना वो एक्चुअली फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे रहा है, जो हम उसको कहते हैं कि वो मेडिसिन नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर वो एज अ ड्रग जो है ना वो रोल प्ले कर रही है। शॉर्ट हाफ लाइफ है इसकी। फिर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना वो डोज मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ रेडियो एक्टिव यूनिट। इसमें जो डोज हम मेजर करते हैं वो मिलीग्राम्स, माइक्रोग्राम्स या मिलीलीटर्स में नहीं करते। इसकी जो है ना अपनी यूनिट्स होती हैं, क्यूरी और मिली क्यूरी। तो इसके अलावा इसकी हाफ लाइफ वो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें ना इन्होंने 3 हाफ लाइफ बताई हुई हैं। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ है, फिजियोलॉजिकल हाफ लाइफ है और एलिमिनेशन हाफ लाइफ है। फिजियोलॉजिकल हाफ लाइफ तो ये है कि आपका 50% जो है ना वो जब डिके हो जाए आपका रेडियो एक्टिव मटेरियल, तो हम कहते हैं कि ये इसकी फिजियोलॉजिकल हाफ लाइफ है। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ ये है कि 50% जो है ना वो एलिमिनेट हो जाए बॉडी से, तो हम इसको बायोलॉजिकल हाफ लाइफ कहते हैं। और यही जो है ना
ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। हम वो आइसोटोप्स ज़्यादा यूज़ करते हैं जो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, लेकिन इतने भी शॉर्ट लिव्ड ना हो कि आपको बार बार एडमिनिस्टर करना पड़े। प्रैक्टिस रेगुलेशंस, ठीक है, जब आपने ये रेडियो फार्मेसी या न्यूक्लियर फार्मेसी डिपार्टमेंट इनिशिएट करना है किसी भी हॉस्पिटल में, तो आपको एनओसी चाहिए होता है एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, या किसी भी कंट्री के एटॉमिक एनर्जी जहाँ पर भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल। सबसे पहले इसकी एप्लीकेशंस हैं डायग्नोस्टिक्स में फिजियोलॉजिकल, अगर आप फंक्शन देखना चाहते हैं ऑर्गन का, ठीक है, या पैथोफिजियोलॉजिकल स्टडीज़ करना चाहते हैं तो हम इनको यूज़ किया जाता है। इसमें गैमा पार्टिकल्स जो है ना, वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं जो कि गैमा रेस एमिट करें और उसको गैमा कैमरा से जो है ना वो ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसमें जो रेडियो आइसोटोप्स यूज़ किए जाते हैं वो टेक्नीशियम है, आयोडीन है, इंडियम, थेलियम और गैलियम जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं। और इसमें उन्होंने एनर्जी बताई हुई है कि 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 200 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना वो रेडियो आइसोटोप की एनर्जी होनी चाहिए उस रेडिएशन की, तो वो गैमा कैमरा उसको डिटेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास थेराप्यूटिक एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, थेराप्यूटिक एप्लीकेशंस में बीटा पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं और बीटा पार्टिकल्स की जो इसमें एनर्जी है वो 0.5 किलो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 1 मेगा इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो है ना वो रखी जाती है। इसमें आयोडीन फॉस्फोरस किए जाते हैं और ये कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, डिलीवरी होती है। इसको हमेशा हम रेडियो एक्टिव मटेरियल को एक ट्रेसर मॉलिक्यूल के साथ लगाते हैं, जो कि हमने बताया कि ड्रग होती है जिसके साथ एक लाइगेंड अटैच होता है, ताकि जो है ना आपकी जो सराउंडिंग या नॉर्मल सेल्स हैं वो डैमेज ना हो इस इलेक्ट्रो रेडिएशन से। पैलिएटिव एप्लीकेशन। पैलिएटिव केयर क्या होती है जी, कि आप पेशेंट की डिज़ीज़ को तो ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अब आपको पता है कि ही इज़ अबाउट टू डाई, लेकिन आप उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करते हैं। और जब क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है तो उसमें कैंसर पेशेंट जो है ना उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हुई होती है। क्यों? क्योंकि एक तो उनमें जो है ना पेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होती है जब कैंसर जो है ना, जब ट्यूमर मेटास्टेसाइज हो जाता है, जब ट्यूमर कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में, तो उसमें स्ट्रॉन्शियम और फास्फोरस जो है ना वो 32 वो यूज़ किया जाता है पैलिएटिव केयर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है प्लानिंग फॉर अ रेडियो फार्मेसी। अब प्लान आप कैसे करते हैं? आपने एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट जो है ना वो स्टार्ट हुआ है, इस्टेब्लिश होना चाह रहा है, तो अब आपने उसकी न्यूक्लियर फार्मेसी भी बनानी है। तो ये मिला जी जो मैनेजर है फार्मेसी का, जो कि प्लेन मेडिसिन के साथ डील कर रहा था, लेकिन अब उसे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स भी लेकर आने हैं, तो अब वो हॉस्पिटल उसको टास्क देता है। तो सबसे पहले तो वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा, ठीक है, फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाएगा और एक लेआउट डिज़ाइन करेगा। लेआउट डिज़ाइन के लिए लेआउट में क्या बताएगा जी, स्पेस बताएगा, वर्किंग स्पेस बताएगा, ठीक है, और इक्विपमेंट की स्पेस बताएगा कि कौन कौन से इक्विपमेंट कहाँ कहाँ फिक्स होंगे। फिर एनओसी के लिए अप्लाई करेंगे, लाइसेंस रिक्वायरमेंट ज़रूरी है, ठीक है। फिर कुछ जो स्टाफ होगा उसको ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे, ठीक है, स्पेशल कोर्सेज करवाएंगे, और उसके बाद जो वेंडर होगा जहाँ से परचेस करने हैं, जहाँ से आप प्रोक्योर करना चाहते हैं ये रेडियो आइसोटोप्स, उसका भी डॉक्यूमेंट उसके साथ लगेगा। फिर आपने मॉनिटर करना है रेडिएशंस को, रेडिएशन मॉनिटर करने के जो इक्विपमेंट्स होंगे वो आपने इसमें अटैच करने हैं जो आप फाइल बना रहे हैं। फिर इसके साथ डोज कैलिब्रेशन, रेडिएशन प्रोटेक्शन मेजर्स हो गई। फिर आपने डोज कैसे कैलिब्रेट करनी है उसके लिए जो आयोनाइजेशन चैम्बर है वो इक्विपमेंट में ही आ जाता है। तो इसके अलावा मॉनिटरिंग, हैंडलिंग एंड मेजरिंग डिवाइसेस, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो आपने इसमें इंस्टॉल करनी है। ये 10 पॉइंट्स हैं, मैं दोबारा से आपको गिनवा दूँ। मैंने इसको इस तरह जो है ना वो इसकी वो सीक्वेंस बनाया है कि सबसे पहले तो आपको चाहिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट, ठीक है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब भी आप बनाते हैं तो उसमें आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होते हैं। तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के साथ एक मैप बनाते हैं जिसे हम लेआउट कहते हैं, ठीक है। 2 चीज़ें होंगी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, लेआउट। अब लेआउट में आपने स्पेस डिटरमिन करनी होती है कि वर्केबल स्पेस कितनी होगी, और उसके अलावा जो इक्विपमेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ पे इंस्टॉल करेंगे उसकी भी स्पेस। 3 चीज़ें होगी। फिर चौथी चीज़, आपने
ये वही है कि आपने इन्फॉर्मेशन जो है ना वो साथ अटैच करनी है कि आपको ये लेआउट में ही एक्चुअली है कि जब आप एलोकेट कर रहे हो स्पेस और इक्विपमेंट को तो उसमें उसी को उसने फैसिलिटीज़ का है फोर्थ पॉइंट, वो एक्चुअली सेम ही है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। और लाइसेंस के लिए जब आप अप्लाई करेंगे तो फिर आपको वेंडर का भी डॉक्यूमेंट अटैच करना है और आपने ये भी शो करना है कि आपका स्टाफ जो है ना वो ट्रेंड है, उसने ट्रेनिंग ली हुई है और उसने कुछ स्पेशल कोर्सेज भी किए हुए हैं न्यूक्लियर फार्मेसी के, ठीक हो गया। फिर आपने जो मॉनिटर करना है रेडिएशन प्रोटेक्शन के लिए, आप जो मॉनिटर करते हैं कि कितना आपका जो वर्कर है वो एक्सपोज हो रहा है रेडिएशन से, तो उसके लिए जो डिवाइसेस हैं वो आपने साथ मेंशन करनी होती हैं। तो ये स्टूडेंट्स मिला के कोई 8-9 पॉइंट्स जो है ना वो बन जाते हैं। इसमें 10 पॉइंट्स लिखे हैं तो एक पॉइंट जो है ना वो सेम है जिसमें फैसिलिटीज़ इक्विपमेंट की और इक्विपमेंट फैसिलिटीज़ बताई गई हैं, वो हमने ऊपर ही एलोकेशन ऑफ स्पेस और इक्विपमेंट में ही ऐड कर लिया है। तो ये 9 पॉइंट्स जो है ना स्टूडेंट्स ये आपने याद कर लेने हैं। नेक्स्ट है जी बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर रेडियो फार्मेसी। बेसिक रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले तो आता है कि लाइसेंस की रिक्वायरमेंट। लाइसेंचर जो है ना उसमें एक कमेटी जो है ना वो बनती है और ये लाइसेंस जो है ना ये उसी हॉस्पिटल को मिलेगा, ठीक है, या उसी फार्मेसी को मिलेगा जहाँ पर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और पैलिएटिव केयर के लिए अप्लाई किया गया। ये ना हो कि वो रेडियो आइसोटोप्स किसी और हॉस्पिटल में भी पेशेंट्स को एडमिट करके वहाँ पर भी यूटिलाइज़ करवा रहे हो, ऐसे नहीं होगा। और इसमें इंस्टीट्यूशन कमेटी बनेगी जो कि लाइसेंस के लिए रिक्वायरमेंट है। मेडिकल आइसोटोप कमेटी उसे कहते हैं और वो रिसर्च पर्पस, डायग्नोस्टिक पर्पस और थेरेप्यूटिक पर्पस को इवेल्युएट करेगी कि ये आइसोटोप्स कैसे जो है ना वो रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ या डायग्नोस्टिक या थेरेप्यूटिक बेस्ड एक्टिविटीज़ में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। इसका प्रॉपर यूज़ जो है ना वो ये रेडियो आइसोटोप कमेटी, मेडिकल आइसोटोप कमेटी जो है ना वो देखेगी। अब फैसिलिटीज़ जो है ना उसमें स्पेस आती है। ये स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे हैं बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी। एक तो हमने ये 9 प्लान पढ़ लिए, ठीक है, 9 पॉइंट्स पढ़ लिए प्लानिंग में। अब बेसिक रिक्वायरमेंट्स में लाइसेंचर हम पढ़ चुके हैं। सेकंड है फैसिलिटीज़। फैसिलिटीज़ में आता है स्पेस, एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए, ठीक है जी। हर एरिया सेपरेट होना चाहिए, डिस्पेंसिंग का काउंटर सेपरेट हो, ठीक है जी, प्रेस्क्रिप्शन का काउंटर सेपरेट हो, स्टोरेज सेपरेट हो, जहाँ पर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं वो सेपरेट एरिया हो, जो स्टीराइल एरिया है वो अलहदा हो, और इसमें जो ऑफिस वगैरह है, क्वालिटी एश्योरेंस, अगर आपने कोई लैब भी बनाई है आफ्टर प्रेपरेशन आप उसको टेस्ट करना चाहते हैं तो ये मतलब हर चीज़ जो है ना वो सेपरेट होनी चाहिए, जो यूनिट्स वहाँ पर काम हो रहे हैं। नेक्स्ट है जी इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में आइसोलेटर जो है ना वो यूज़ होता है, जो मैंने आप लोगों को एक दफ़ा दिखाया भी था, आई थिंक BSc, जब हम बायोसेफ्टी कैबिनेट्स पढ़ रहे थे। आजकल ये आइसोलेटर्स का ये चल भी बहुत ज़्यादा रहा है। ये सेफ्टी कैबिनेट होती है क्लास टाइप 4 आइसोलेटर्स, ठीक है जी, वो यहाँ पर होने चाहिए। फ्यूम हुड होनी चाहिए, डोज कैलिब्रेटर होना चाहिए। डोज कैलिब्रेटर मैंने आपको बता दिया है कि एक आयोनाइजेशन चैम्बर होती है, इसको डोज कैलिब्रेटर को एक्चुअली आयोनाइजेशन चैम्बर भी कहते हैं, ठीक है, या रेडियो एक्टिव आयोनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। इसमें एक गैस होती है, ठीक है जी, क्लोज चैम्बर होती है। उसमें आप सबसे पहले तो अपना रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है ना वो प्लेस करते हैं, जो कि लेड कंटेनर जो है ना उसको सराउंडेड बाय लेड कंटेनर, ठीक है। आपने उसमें उसको रेडियो एक्टिव मटीरियल रख दिया, आपने उसमें गैस फिल की, इस चैम्बर को क्लोज कर दिया और आपने इलेक्ट्रोड जो है ना वो साथ अटैच कर दिया। वोल्टेज क्रिएट हुई, वोल्टेज क्रिएट कर दी। अब जो रेडियो एक्टिव मटीरियल है वो आहिस्ता आहिस्ता रेडिएशन अमिट करेगा, वो रेडिएशन आयोनाइज करेंगी गैस को, और जब गैस आयोनाइज होगी तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, प्रोटॉन्स निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे एनोड पे, पॉजिटिव पे, और कैथोड जो नेगेटिव है उस पर चले जाएंगे आपके अदर पार्टिकल्स जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका एक करंट जो है ना, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना वो जनरेट होगा, और उस इलेक्ट्रिक करंट को हम मेजर कर लेंगे। उससे हमें पता लग जाएगा कि इसमें कितनी रेडिएशन जो है ना वो अमिट हो चुकी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर इसमें होता है जो कि लेड लाइंड होता है। लेड की जो है ना थिक वॉल जो है ना वो उसके सराउंडिंग में होती है रेफ्रिजरेटर के। इसके अलावा क्लास ए प्रेस्क्रिप्शन बैलेंस चाहिए आपने उसको मेजर करने के लिए, ठीक है जी।
बैलेंस भी चाहिए होता है। फिर सिंगल और मल्टीपल चैनल गैमा स्किंटिलेशन काउंटर चाहिए। स्किंटिलेशन काउंटर एक्चुअली जो रेडिएशंस हैं उसको काउंट करता है। ये प्रोटेक्शन या सेफ्टी के लिए जो है वो रिक्वायर्ड होता है। जहाँ पर भी ये लैब हो वहाँ पर ये स्किंटिलेशन काउंटर जो है ना वो इंस्टॉल हुआ होता है। माइक्रोस्कोप चाहिए, रेडियो केमिकल हुड चाहिए, फिल्टर सिस्टम चाहिए और कुछ और इक्विपमेंट्स चाहिए। तो ये इक्विपमेंट्स जो है ना ये चलें 9 है, ये फिर आप लोग कर ही लेंगे। नेक्स्ट है जी न्यूक्लियर फार्मासिस्ट। न्यूक्लियर फार्मासिस्ट को किन किन एरियाज में स्किल होनी चाहिए, ठीक है जी, वो हम देख लेते हैं। उसका स्किलफुल एरिया एक तो रेडियो फार्मेसी का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, फिर जो इंस्ट्रूमेंट वो उसको रन करने आने चाहिए या उन इंस्ट्रूमेंट्स के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें इंटरप्रेट करना आना चाहिए। फिर मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंसेस का भी नॉलेज होना चाहिए उसके पास। उसको कमांड और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में जो डोज कैलिब्रेशन के लिए क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होंगे वो, रेडिएशन बायोलॉजिकल और रेडिएशन प्रोटेक्शन के जो इक्विपमेंट्स हैं उन्हें इंस्टॉल करना आता हो, उससे रीडिंग लेना, उसको इंटरप्रेट करना। फिर इन विट्रो स्टडीज़ में माइक्रो एनालिटिकल टेक्निक, रेडियो इम्यूनो एसेस जो है ना वो आने चाहिए। रेडियो इम्यूनो एसेस जो है ना वो यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये रेडियो इम्यूनो एसे जो है ना उसका बता दूँ कि आपके पास एक रेडियो एक्टिव रेडियो न्यूक्लियाइड है, ठीक है जी। अब रेडियो न्यूक्लियाइड के साथ आपने एंटीजन अटैच कर दिया, ठीक है जी। एंटीजन अटैच कर दिया और just wait. अच्छा स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव मटीरियल है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप के साथ आपने एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स जो है ना वो अटैच कर दिया। वो जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी के साथ अटैच हुआ है, ठीक है, उसकी बाइंडिंग है और वो अटैच हुआ है। एंटीजन दो साइड से अटैच हुआ है, एंटीबॉडी के साथ भी और रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ भी। अब आप ये एंटीजन जो है इसको हम हॉट एंटीजन कहते हैं, क्यों? क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मटीरियल के साथ अटैच हुआ है। अब आप इसको रिएक्शन करवाते हैं, सीरम पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उससे सीरम लेते हैं और उस सीरम में एंटीजन होता है। अब उस एंटीजन के साथ आप इसको इंक्यूबेट करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। अब वो जो कोल्ड एंटीजन है जो आपने सीरम से लिया, पेशेंट से लिया, वो एंटीजन एंटीबॉडी के साथ, मतलब वो चाहते हैं कि मेरे एंटीजन एंटीबॉडी का कोल्ड एंटीजन एंटीबॉडी के साथ बाइंड कर जाए, ठीक है। तो इसमें कंपटीशन होता है हॉट एंटीजन का कोल्ड एंटीजन के साथ। तो जितना कोल्ड एंटीजन जो है ना वो हॉट एंटीजन को डिस्प्लेस करता है और ख़ुद बाइंड हो जाता है एंटीबॉडी के साथ, तो जो हॉट एंटीजन है वो डिस्प्लेस हो जाता है, वो आ जाता है हमारे पास उस पर फ्लूइड में या जो भी मिक्सचर है, और उसको डिटेक्ट कर लिया जाता है। क्योंकि उसके साथ रेडियो एक्टिव मटीरियल भी अटैच हुआ होता है, तो रेडियो एक्टिव मटीरियल अमिट करता है रेडिएशंस, और वो रेडिएशंस जो है ना वो हम गैमा कैमरा के थ्रू जो है ना या किसी और स्किंटिलेशन काउंटर के थ्रू हम वो डिटरमिन कर लेते हैं कि इतना एंटीजन जो है ना वो डिस्प्लेस किया है कोल्ड एंटीजन ने। तो इस तरह हम उसकी कंसंट्रेशन जो है ना वो फाइंड कर लेते हैं एंटीजन की सीरम में। रेडियो इम्यूनो एसेज हो गए, इसके अलावा रेडियो लाइगेंड बाइंडिंग एसेज भी होते हैं इसमें, जो मैंने शायद अभी आपको ये रेडियो लाइगेंड बाइंडिंग एसेज हैं एक्चुअली। अच्छा जी, नेक्स्ट है रेडियो आइसोटोप कमेटी। अनलकीली ये जो रेडियो आइसोटोप कमेटी है ना इसमें फार्मासिस्ट नहीं होता, ठीक है जी। इसमें एक मेडिकल फिजिसिस्ट होता है जो कि फिज़िक्स
में जो है ना वो स्पेशलाइजेशन होते हैं। मेडिकल डिवाइसेस में जो फिज़िकल फिनोमेना इन्वॉल्व है उसमें उसकी कोई डिग्री होती है, ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा एक क्लिनिकल रेडियोलॉजिस्ट होता है, हेमाटोलॉजिस्ट और सर्जन होता है। ये 4 बंदों की कमेटी होती है, इसमें फार्मासिस्ट नहीं होता। आगे यही शिकवा किया हुआ है कि जी फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है क्योंकि स्टोरेज में वो इन्वॉल्व है, प्रेपरेशन वो करता है, क्वालिटी कंट्रोल में है, डिस्पेंसिंग करता है, तो इन तमाम चीज़ों में वो इन्वॉल्व है, डोज कैलिब्रेट करता है, लेकिन वो इस कमेटी का पार्ट नहीं है। तो इसलिए अगर वो इस कमेटी का पार्ट नहीं है तो ये जो हम 5 पॉइंट्स हैं, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ते हैं, सिर्फ आप नाम याद, फिजिक्स मेडिकल फिजिस्ट होना चाहिए, क्लिनिकल रेडियोलॉजिस्ट, हेमाटोलॉजिस्ट और नेक्स्ट है जी रेडियो फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन। रेडियो फार्मास्यूटिकल ऑपरेशन जो है ना स्टूडेंट्स, ये शुरू में जो इन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं। इसमें हम देख लेते हैं कि जो लेबलिंग है, जो इमीडिएट कंटेनर है, उस पर लेबल क्या होना चाहिए। ठीक है, उसमें एक तो रेडिएशन का सिंबल होना चाहिए। जब भी आप रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के साथ काम कर रहे हैं तो रेडिएशन का सिंबल लास्ट में होना चाहिए। नेम ऑफ न्यूक्लाइड होना चाहिए, उसकी केमिकल फॉर्म होनी चाहिए, और अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटीरियल इन बैक्यूरल या क्यूरीज। बैक्यूरल क्यूरीज ये यूनिट हैं जिसमें हम रेडिएशन जो है ना उसको का मैयर करते हैं। तो रेडिएशन का सिंबल हो, रेडियो न्यूक्लाइड का नेम हो, उसकी केमिकल फॉर्म हो, और उस जितनी अमाउंट है वो हमने उसमें मेंशन करनी है। इसके अलावा रिक्वेस्टेड कैलिब्रेशन टाइम फॉर द अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी कंटेन्ड, इसकी मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन कैलिब्रेशन कैसे की जाती है आपको 2 दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ। ठीक है, तो ये बेशक आप पॉइंट आखिरी ना भी करेंगे तो कोई नहीं, ये 4 पॉइंट्स भी आप याद रख लें तो ठीक है। अच्छा जी, एनवायरमेंटल कंट्रोल कैसा होना चाहिए। हम ये स्टीराइल प्रेपरेशन बनाए, पायरोजन फ्री है तो हमें क्लीन रूम चाहिए, स्टीराइल एनवायरनमेंट चाहिए, एसेप्टिक एनवायरनमेंट चाहिए, और वो मटेरियल्स जो कि नॉन टर्मिनली स्टेरिलाइज्ड हैं। हम कुछ ऐसे आइसोटोप्स प्रेपरेशन होते हैं जो कि हम टर्मिनली स्टेरिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि उनकी हाफ लाइफ इतनी शॉर्ट होती है कि टर्मिनली स्टेरिलाइजेशन के दौरान ही वो डिके हो जाएंगे और उसका वो यूज़लेस हो जाएंगे। तो इसलिए जो नॉन टर्मिनली स्टेरिलाइज रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, उनकी प्रेपरेशन में ज़्यादा सेप्टिक जो मतलब स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट जो है ना वो एनवायरमेंटल कंट्रोल चाहिए उन्हें। अच्छा जी, इसके अलावा जी यूनि डायरेक्शनल फ्लो कैबिनेट्स होती हैं। आइसोलेटर में आपको पता है लेमिनर एयर फ्लो ही होता है। इसके अलावा जो आइसोलेटर्स हैं वो उनको इक्विप किया जाता है विद यूवी लाइट। ठीक है, वो भी उसमें यूज होती है, और लेड लाइन ग्लव्स होते हैं। आइसोलेटर की एक पे वो वीडियो भी दिखाई थी। आइसोलेटर्स आपने देखा होगा कि ग्लव्स जो है ना वो बने हुए होते हैं। तो इस यहाँ पर जो ग्लव्स हैं वो वायरसेस के लिए थे, वो उनके ऊपर भी लेड की कोटिंग हुई होगी। ठीक है जी, और इसके अलावा इसमें जो लैमिनार गई है आइसोलेटेड दिखाया गया है वो हॉरिजॉन्टल फ्लो है। तो इसमें अगर हॉरिजॉन्टल फ्लो भी होगा तो भी वर्कर जो है ना वो तो उसकी तो बिल्कुल भी एक्सपोज नहीं होगा, तो हॉरिजॉन्टल भी इसमें यूज़ हो सकता है। अच्छा, इस स्लाइड में सिर्फ यही 2-3 बातें हैं कि यूनि डायरेक्शनल फ्लो होना चाहिए, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो है ना वो इंस्टॉल होनी चाहिए ताकि उसको मेंटेन कर सकें, और जो ग्लव्स हैं वो लेड कोटिंग होनी चाहिए उस पर। अच्छा, इसमें पेरेंट्रल्स हैं, लेकिन अगर हम रेडियो फार्मास्यूटिकल ओरल डोज के लिए यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसमें हमें ये सेप्टिक रिक्वायरमेंट ज़रूरी नहीं होती। जो ओरल फैसिलिटीज़ हैं करनी होती है। रेडियो इम्यूनो एसे के बाद इन्होंने बात की है कि उसमें टेम्परेचर कंट्रोल बताया हुआ है कि जो टेम्परेचर है वो आमतौर पे अच्छा जी स्टूडेंट्स, फार्मासिस्ट का रोल जो मैंने आपको पहली स्लाइड दिखाई थी उसमें प्रोक्योरमेंट से स्टार्ट होता है जी। ठीक, फिर स्टोर करेगा, अगर प्रिपरेशन रिक्वायर्ड है तो प्रिपेयर करेगा, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट होंगे। ठीक है, जो
आपके पास आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन जो कंटेनर आ रहे हैं या जो डोज आ रही है वो आपने उसको डिस्पोज ऑफ करना है और डॉक्यूमेंटेशन करनी है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रोल है फार्मासिस्ट का। जब भी अगर ये फार्मेसी डिपार्टमेंट जो हमारे पास फार्मेसी है, अगर उसमें ये फैसिलिटी है रेडियो आइसोटोप्स का यूनिट अगर फार्मेसी डिपार्टमेंट में है तो फिर उसको जो है ना वो बिल्कुल सेपरेट होना चाहिए, और जो डोर है वो भी थिक होना चाहिए, लेड लाइन होना चाहिए। तो इसमें ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, फार्मेसी पे नहीं होता, इसको जो है ना न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंडर ही जो है ना वहाँ पर ही उसी फ्लोर पे ही कोई स्पेस दी जाती है ताकि इसको जो है ना एक कंस्ट्रक्ट किया जाए, इसका एरिया होता है बिल्कुल। अच्छा, इसके बाद है स्टूडेंट्स जो हमारे पास 24 स्लाइड है उसमें आइसोलेटर जो है वो शो किया गया है। ये आइसोलेटर आप लोग देख भी सकते हैं, हॉरिजॉन्टल फ्लो है और इसकी वीडियो जो है ना वो मैंने आपको शेयर भी आपके साथ की हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रेडियो फार्मासिस्ट, इसमें आपने सिर्फ 5 जो है ना 10 पॉइंट्स में से कोई से 5 पॉइंट्स है ना वो आपने याद कर लेने हैं, और ये जो अभी हमने रिपीट किए हैं उसमें से भी बहुत से पॉइंट्स जो है ना वो इसमें कंसिडर किए जा सकते हैं। अब हम देख लेते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। स्टूडेंट्स, आमतौर पे जो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स सप्लाई किए जाते हैं वो रेडी टू एडमिनिस्टर फॉर्म में होते हैं, और उनमें जैसे आयोडीन है, गैलियम है, आयोडीन इनकॉर्पोरेटेड रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, मेटा आइडोबेंजाइल, ग्वानिडीन है, ये तमाम जो है ना रेडियो फार्मास्यूटिकल्स जो है ना वो एडमिनिस्टर फॉर्म में आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स हैं जिन्हें आप प्रिपेयर भी करते हैं, और मैंने आपको बताया कि कब आप प्रिपेयर करेंगे, जब आपके पास फैसिलिटी है, आपके पास पेशेंट का लोड ज़्यादा है और आपकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा है, तो फिर आप इसको इन हाउस भी प्रिपेयर कर सकते हैं। अब इन हाउस प्रिपरेशन के लिए जो है ना टेक्नीशियम की, ठीक है, मोलिब्डेनम रेडियो एक्टिव मटीरियल है और वो आगे डिके होता है टेक्नीशियम में। अब टेक्नीशियम में टेक्नीशियम 99 है, मोलिब्डेनम टेक्नीशियम 99। अब मोलिब्डेनम टेक्नीशियम में डायरेक्टली जो है ना वो कन्वर्ट के नहीं होता, एक मेटास्टेबल फॉर्म बनती है, मेटास्टेबल फॉर्म, M स्टैंड्स फॉर मेटास्टेबल फॉर्म। आप लोग जो अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, अच्छा स्टूडेंट्स, इस या मोलिब्डेनम से टेक्नीशियम इलूट करने के लिए या आइसोलेट करने के लिए हम एक कॉलम यूज़ करते हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी करते हैं, और वो पैक्ड कॉलम होता है जिसमें मोलिब्डेनम होता है जो कि अटैच हुआ होता है एल्यूमिना के साथ, Al2O3, ठीक है, एल्यूमिना का कॉलम जिसमें मोलिब्डेनम 99 भी जो है ना वो भी उसमें ऐड हुआ होता है। अब से मोलिब्डेनम 99 और एल्यूमिना का, अब ये आपस में मतलब कोवलेंटली बाउंड होते हैं, क्योंकि वैलेंसी एस की इस पे -2 चार्ज होता है। लेकिन जब ये कन्वर्ट होता है, ये डिके होता है इनटू M, जो कि टेक्नीशियम 99M हम यहाँ पर टेक्नीटेट उसे कहते हैं, ठीक है, टेक्नीशियम 99, the other name of टेक्नीशियम 99M is per टेक्नीटेट। एक्चुअली पर टेक्नीटेट की वैलेंसी होती है -1। अब -2 वैलेंसी के साथ तो कोवलेंटली बाइंड हो सकता है, लेकिन जब उसकी वैलेंसी कम हो जाती है तो वो एल्यूमिना कॉलम के साथ बाइंड नहीं होता, ठीक है, वो फ्री होता है। तो जब हम ऊपर से सोडियम क्लोराइड जो है ना वो सॉल्वेंट, सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन जब इस कॉलम में से पास करते हैं तो टेक्नीशियम जो है ना पर टेक्नीशियम एक्चुअली वो सोडियम के साथ अटैच हो जाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है, बन जाता है सॉल्ट, सोडियम पर टेक्नीटेट। तो हमारे पास जो टेक्नीशियम 99M आता है वो टेक्नीटेट के फॉर्म में आता है, और ये सोडियम पर टेक्नीटेट आगे डिके होता है इनटू टेक्नीशियम में, टेक्नीशियम 99। मतलब सोडियम पर टेक्नीटेट जो है वो मेटास्टेबल फॉर्म है, सोडियम पर 99M कहते हैं, एक ही बात है। टेक्नीशियम 99M या सोडियम पर टेक्नीटेट की
जो हाफ लाइफ है वो 6 आवर्स है, लेकिन जो टेक्नीशियम है फॉर्म आएगी टेक्नीशियम, उसकी हाफ लाइफ जो है ना वो डेज में होती है। जो टेक्नीशियम है वो यूजलेस है, वो हम इसमें आप समझ लो कि वो हम उसको ना रेडिएशन में यूज़ करते हैं, ना उसका थेराप्यूटिकली उसका कोई यूज़ है। जो एक्चुअली वही जो है ना यूज़ होता है थेराप्यूटिकली। अच्छा, दिन में एवरी 23 आवर्स जो है ना वो आप, ठीक है, और इसको एक करते हैं, उसके करना होता है, मतलब वो जो कॉलम है मोलिब्डेनम, आपको उसको रिप्लेस करना होता है। मोलिब्डेनम की जो हाफ लाइफ है वो 66 आवर्स है, और जो या टेक्नीशियम 99M की हाफ लाइफ है वो 6 आवर्स है। 6 आवर्स वाली हाफ लाइफ है वो हम उस मेटास्टेबल फॉर्म को यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई आप लोगों को? अच्छा जी, अब ये जो आपने सोडियम परटेक्निटेट इल्यूट करवा लिया है, अब सोडियम परटेक्निटेट को आप डायरेक्टली तो नहीं लगा सकते, तो इसमें हमारे पास ना रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को एडमिनिस्टर करने से पहले एक किट होती है जिसके अंदर हम इस रेडियो आइसोटोप को जो हमने इल्यूट किया है उसको हम इंजेक्ट करते हैं। सबसे रेडियो आइसोटोप इल्यूट किया है सोडियम परटेक्निटेट की फॉर्म में, उसको आप स्टीराइल करेंगे। वो स्टीराइल करने के बाद जो किट्स हैं आप उसमें इसको इंजेक्ट कर देंगे। अब वो किट्स जो है ना एक्चुअली उसमें इसके कुछ रॉ मटेरियल्स होते हैं, कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो इस किट होते हैं अदर देन रेडियो फार्मास्यूटिकल। इसमें कौन से होंगे? वही लाइगेंट होगा और वो मेडिसिनल एजेंट होगा, और उसमें अब आप ये ऐड करें रेडियो फार्मास्यूटिकल। अब वो जो किट्स हैं वो भी स्टीराइल होती हैं, पायरोजन फ्री होती हैं, फ्रीज ड्राइड होती हैं, रबर कैप्ड वाइल होती हैं, लेकिन सिंगल डोज के लिए होती हैं। ठीक है, ये मल्टीपल डोज के लिए यूज़ नहीं होती। और आपने जस्ट इसमें ऐड करना होता है एसेप्टिकली रेडियो फार्मास्यूटिकल। ये किट्स जो है ना ये इंडिजिनसली भी बन सकती हैं, मतलब शेयर कर सकते हैं इनको, अगर आपके पास इसका रेसिपी या एसओपी आपके पास है। अच्छा, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप जब रेडियो आइसोटोप का जो आपने इल्यूट करवाया है सोडियम परटेक्निटेट, जब आप उसको इंजेक्ट करेंगे इस किट में, जितना वॉल्यूम आप इंजेक्ट करेंगे, आपने इंजेक्ट करने के बाद जो सरफेस है जहाँ पर एयर है अब वाटर जो सरफेस है, आपने वहाँ से उतना ही वॉल्यूम गैस का इजेक्ट करवाना। ठीक है, उसी सिरिंज में जब आप एक दफ़ा सिरिंज को रिलीज़ कर दें, उसमें से जितने भी कंटेंट्स हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल कंटेंट्स, तो आप जब रिलीज़ कर देंगे सिरिंज को, उसके बाद फार्मास्यूटिकल का उस किट में ऐड किया है उस वाइल में, आपने उतना ही वॉल्यूम गैस का जो है ना वो उसमें से इवॉल्व करवाना है या लेना है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन शेक करेंगे, और स्टेरिलिटी आपने मेंटेन करनी है। क्यों? क्योंकि टर्मिनल स्टेरिलाइजेशन का इसमें टाइम नहीं होता, ना क्वालिटी कंट्रोल चेक, क्वालिटी कंट्रोल रिजल्ट्स का आप वेट करते हैं, उससे पहले ही आपको एडमिनिस्टर करना पड़ता है, तो इसलिए आपको ये जल्दी जल्दी ये काम करना होता है। डिस्पेंसिंग ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मैं ये चाहता हूँ कि हम ये चैप्टर्स 2-3 लेक्चर्स में ख़त्म कर लें, तो उसके बाद मैं आपको 20-25 मिनट्स का जो है ना जो हमारा स्केड्यूल है उसके मुताबिक लेक्चर दे के, मतलब आपको ये चीज़ें रिपीट करवाता रहा हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर ट्यूसडे को 11 बजे जो है ना वो हम इस दोबारा मिलेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।